हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं गोइंग ऑफ कोर्स, इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एमजी नरेगा स्कीम पे, जिसमें आप जानते होंगे गाँवों में 150 दिन का गारंटेड रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट सरकार की तरफ से आपको मिलता है। आपसे 150 दिन कम से कम सरकार काम करवाएगी, उसके एवज़ में आपको आपकी मेहनत मजदूरी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज का क्विज़ आपको दिखा दें। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आराम से क्लास में चीज़ों को सीखो और जो सीखोगे इस क्विज़ पे क्लास के लास्ट में अप्लाई करेंगे। कोशिश करेंगे 6 में से 6 मार्क्स हमें मिले। क्लास आज की थोड़ी सी लेट है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑफिशियल काम से बाहर गया हुआ था, अभी वापस आ गया हूँ। 4-5 दिनों की क्लासेज आपकी बना के गया था। अब वापस लौटने पे उसी शेड्यूल से अपनी क्लासेस को आज से शुरू करना है। चलिए आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहा है जी गोइंग ऑफ कोर्स। गोइंग मतलब जा रहे हैं और ऑफ कोर्स का मतलब होता है ऑफ द कोर्स। इस वर्ड को ब्रेक करेंगे। इंग्लिश में ऑफ एडवर्ब का मतलब होता है दूर, अवे, और कोर्स नाम के नाउन का मतलब होता है रास्ता यानी कि पाथ। अगर आप ऑफ कोर्स हो रहे हैं ना, तो आप अवे फ्रॉम द पाथ हो रहे हैं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप स्ट्रे हो रहे हैं, भटक रहे हैं। कह रहे जी हम भी गोइंग ऑफ कोर्स हो रहे हैं नरेगा स्कीम को लेके। सरकार का जो नज़रिया है स्कीम को लेकर के वो भटकने वाला है, रॉन्ग डायरेक्शन में है। आ गई बात समझ में। अब ये OFF वाला कोर्स आपने देख लिया ना। अब देखो इस ऑफ कोर्स को इस ऑफ कोर्स से जो है कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे लगे हुए हैं OFF और यहाँ लगा हुआ है O∠F। ये ऑफ कोर्स वही ऑफ कोर्स है जो हम बोलते हैं, बोलने में आता है ना अपने स्पीकिंग में। ऑफ कोर्स यानी सर्टेनली, नेचुरली, ज़रूर ही, है ना। जैसे आपसे किसी ने पूछा चाय पियोगे, खाना खाओगे, रात का वक्त है, पूछा आपसे खाना खाओगे, आपने बोल दिया ऑफ कोर्स, भाई रात का वक्त है, खाऊंगा ही मैं, सर्टेनली, नेचुरली खाना ही है। तो ये जो ऑफ कोर्स है बोलने वाला और ये जो ऑफ कोर्स है जो लिखा हुआ है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी द सेंटर्स सजेशंस ऑन चेंजेस इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स MG नरेग्स। कह रहे दी सजेशंस सीम मिसगाइडेड। कह रहे सेंटर के कुछ सजेशन आए हैं, कुछ सुझाव आए हैं। और क्या सुझाव हैं भाई? ये सुझाव है ऑन लगा के बता रहा है कुछ बदलावों पे, चेंजेस पे। और चेंजेस किस में? इस बड़े से नाम वाली स्कीम में MG नरेगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। कह रहे ये सारे जो चेंजेस के ऊपर सजेशन है ना, दिखाई देते हैं, लुक होते हैं, सीम होते हैं मिसगाइडेड यानी कि मिसडायरेक्टेड, भटके हुए। ये सारे सजेशंस देख करके लगता है कि सेंटर जो है इस स्कीम को लेकर के भटक गया है। इस स्कीम की असल इंपॉर्टेंस जो है सेंटर अब समझ नहीं पा रहा है। मिसगाइडेड, मिसडायरेक्टेड, मिसलेड, मिस्टेकन, किसी चीज़ का गलत रास्ते पे होना, ऑफ द कोर्स होना, समझ गए ना, भटका हुआ होना। गाइड ही आप गलत तरीके से हो रहे हो तो मिसगाइडेड हो रहे हो, समझ गए। चलो, सजेशन सब्जेक्ट है आपका, सीम इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को साथ में चलाते रहना। सजेशंस प्लूरल है, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब के आगे एस नहीं लगाया है ना। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब दिखा देते हैं इस आर्टिकल की आपको, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सके मेरे साथ, है ना। ये वो भारी भारी जो वर्ड्स हैं एक बार शुरू में ही देख लो। और उसी के साथ में मॉक टेस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना इंप्रूव करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ textbook.com, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी खूबी ये है कि एक सिंगल पास में सभी जो मोटे मोटे एग्जाम्स हैं ना, उनके आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आप SSC, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, है ना, रेलवेज, डिफेंस, NDA, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिंगल पास में तकरीबन 65,000 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। अब ये जो मॉक टेस्ट हैं नई वैरायटी के अपडेट हो चुके हैं, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से CGL, CHSL, MTS, IB, बैंकिंग, सभी के लिए फ़ायदा ले सकते हैं। सेल इस पर शुरू हो गई है 3 दिनों की। 18 से 20 तक आपको 1 ईयर पास 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक टेक्स्टबुक का। 18 महीने का पास आपको दिखाएगा 299 का। अब देखो इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे इसको अप्लाई करेंगे 299 का पास 269 में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। अगर पास चाहिए था देन दिस इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट, ये अपनी वोकैब शीट है। अब इसको मैं जूम इन करूँगा। आज के वर्ड शुरू होते हैं डेप्रिवेशन से, लास्ट में जाएगा ल्यूक वार्म। 1 2 3 4 5 और एक 6 वर्ड्स हैं। थोड़ा जूम इन कर लें इसको। डेप्रिवेशन, अब देख पा रहे हो अच्छे से, डेप्रिवेशन। ठीक है, डेप्रिवेशन को प्रिवेशन भी बोल देते हैं। इसके आगे का डी निकाल दो, है ना। दोनों एक ही वर्ड्स है, डेप्रिवेशन और प्रिवेशन। दोनों का मतलब होता है गरीबी यानी कि अभाव।
अब डेप्रिवेशन ज़रूरी नहीं है पैसे का ही हो, समय का भी डेप्रिवेशन हो सकता है, समझदारी का भी डेप्रिवेशन, मैच्योरिटी का भी डेप्रिवेशन हो सकता है, इज्जत का भी डेप्रिवेशन हो सकता है। तो जनरली किसी चीज़ के बहुत अभाव होते हैं वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ड पैसे के अभाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिक प्रिवेशन या डेप्रिवेशन ऑफ्टन या ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। आर्थिक अभाव जो हैं अक्सर, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, वो पुश करते हैं, धकेलते हैं गरीब लोगों को, द पुअर को, और किसकी तरफ, गुनाह की तरफ, टुवर्ड्स क्राइम। तो ये वर्ड आपने नया शायद सीखा होगा। अब इसका एक सिनोनिम आएगा आर्टिकल में, और सिनोनिम है पेन्यूरी। पेन्यूरी वर्ड गरीबी के लिए ही यूज़ किया जाता है, और एब्जेक्ट पॉवर्टी के लिए, बहुत ज़्यादा जो गरीबी होती है ना, जिसमें खाने पीने की भी समस्याएं हो जाती हैं, इसको बोलते हैं पेन्यूरी। तो वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। डेस्टिट्यूशन भी गरीबी का एक सिनोनिम है, हार्डशिप, नीडीनेस, ऑफकोर्स गरीबी की बात करते हैं। चलिए अगला जो वर्ड है अपने पास, दैट इज़ ऑनरस। ऑनरस वो वर्ड है जो ऑनस के ऊपर बेस्ड हो। देखो ये ऑनस वर्ड आपको आर्टिकल में मिलेगा आज भी, है ना। ऑनस को मैंने ब्रेक करके बताया हुआ है, ऑन प्लस में अस। जो ऑन है ऊपर है, अस मतलब हमारे, और हमारे ऊपर होती है जिम्मेदारी। तो जो ऑनस से बनी हुई चीज़ है ना, वही ऑनरस होती है एडजेक्टिव फॉर्म में। बहुत ही हैवी हो, बहुत ही बर्डन से भरा हुआ हो, बहुत ही डिफिकल्ट टू परफॉर्म कोई काम होता है, वो ऑनरस काम होता है। समझ गए ना, जिम्मेदारी यानी ऑनस से बना हुआ वर्ड है ऑनरस। द टीचर गेव एन ऑनरस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज होमवर्क। टीचर साहब ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म या एक्सट्रीमली बर्डनसम जो है असाइनमेंट दे दी बच्चों को होमवर्क के तौर पे। चलिए इस वर्ड के सिनोनिम बर्डनसम और आर्डुअस होते हैं। आज आप आर्डुअस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कहाँ गया, एक सेकंड रुकना है ना। आज आप आर्डुअस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे जो कि सिनोनिम है ऑनरस का। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, पहली बार देख रहे हो तो घबराओ मत, बार बार ये आपकी रीडिंग में आएंगे। जो बच्चा रोज़ रीडिंग कर रहा है, यू कैन नॉट बीट हिम। एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो ना और रोज़ रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो आप अपना वक्त और अपने पैसे जाया कर रहे हो। इंग्लिश बिना रोज़ पढ़े नहीं हो सकती। रोज़ का मतलब है हफ्ते में 5 दिन कम से कम। चलिए अगला वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट अच्छे से ब्रेक करके बताया हुआ आपको। सर्कम मतलब चारों तरफ, स्पेक्ट मतलब देखना। ऐसा आदमी जो हर तरफ, हर वक्त चारों तरफ जो है अपनी नज़र घुमा के रखे, हर तरफ देखता रहे, वैसा आदमी बहुत ही चौकन्ना या केयरफुल या कॉशियस होता है। और सर्कमस्पेक्ट नाम का वर्ड का मीनिंग भी यही है। लिटिल किड्स शुड बी सर्कमस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स। छोटे बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए, केयरफुल या कॉशियस होना चाहिए जब वो मिल रहे हो, डील विद कर रहे हो, इंगेज विद कर रहे हो स्ट्रेंजर्स के साथ में, अनजान लोगों के साथ में। ठीक है, तो सर्कमस्पेक्ट को विजिलेंट, वेरी, मेटिकुलस, प्रूडेंट या ऑन गार्ड नाम के फ्रेज से बताया जाता है। आज विजिलेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अब ये वर्ड शायद 10 दिन पहले आया होगा, तो जो बच्चा रेगुलर रीड कर रहा है ना, उसके वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में आप अक्सर देखेंगे ऑन, और जब इसके बाद में ऑन लग जाए उसका मतलब होता है नेसेसरी ड्यूटी किसी इंसान की। जैसे इट इज़ इनकम्बेंट ऑन या अपॉन द जुडिशरी टू डिलीवर जस्टिस टू द इनोसेंट्स। ये नेसेसरी ड्यूटी है न्यायपालिका की, इनकम्बेंट ऑन है न्यायपालिका पे, जुडिशरी पे, कि वो डिलीवर करे जस्टिस को, सबको न्याय दे, इंसाफ दे, सभी इनोसेंट्स को, सभी भोले भाले लोगों को, निर्दोष लोगों को। तो इनकम्बेंट प्लस में ऑन का ये फॉर्मूला याद रखना है। आज आर्टिकल में इस इनकम्बेंट ऑन नाम के फ्रेज को आप देखेंगे। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन या ऑन यू टू कंटिन्यू विद योर डेली रीडिंग हैबिट्स। ये आपकी नेसेसरी ड्यूटी है एज एन एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि आप रोज़ अपनी डेली रूटीन जो रीडिंग है उसकी हैबिट को कंटिन्यू करें। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है सेलिएंट। बहुत दिनों बाद आया वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है। सेलिएंट का मतलब होता है नोटिसेबल या इंपॉर्टेंट। सेलिएंट, द बुक प्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। बुक प्रेजेंट करती है सेलिएंट फैक्ट्स को, नोटिसेबल या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, आज़ादी के संघर्ष के। ठीक है, तो ये सेलिएंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सेलिएंट को इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है। कॉन्स्पिक्यूअस और ब्लेटेंट दो एडवांस सिनोनिम है सेलिएंट के। जो नोटिसेबल हो, है ना, जो नज़र में आए, इंपॉर्टेंट चीज़ हो, वो सेलिएंट कहलाती है। लेकिन कॉन्स्पिक्यूअस और ब्लेटेंट नेगेटिवली इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। जैसे आपने कोई बड़ी गलती कर दी, आपका करियर था 30 साल का, 20 साल का, आपने उसमें 2 बड़ी बड़ी मिस्टेक की हैं, तो वो आपके 2 करियर की जो ना कॉन्स्पिक्यूअस या ब्लेटेंट मिस्टेक्स हैं, जो सबको बड़ी बड़ी नज़र में दिखेंगी और नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके लिए ख़राब है। अच्छी चीज़ों के लिए सेलिएंट, बुरी चीज़ों के लिए ये वर्ड्स। चलिए लास्ट वर्ड है ल्यूक वार्म। ये वर्ड आप घर में, परिवार में बहुत यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं गुनगुना, नॉट वेरी इंटेंस। ये सिर्फ पानी ही नहीं होगा, गुनगुना किसी का रिस्पॉन्स भी हो सकता है। आपने मुझसे कुछ मांगा,
मैंने आपको ना हाँ बोला ना बोला, तो आप बोल सकते हो ना बात कि सर आपका रिस्पॉन्स बड़ा गुनगुना सा मिला हमें, जो चीज़ में इंटेंसिटी ना हो वो गुनगुनी होती है, ऐसा समझ लो। ऑफ लेट बॉलीवुड मूवीज़ हैव बीन एबल टू विटनेस ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। ऑफ लेट का मतलब होता है प्रेजेंटली, आजकल। कह रहे जी आजकल बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं, ऑफ लेट जो मूवीज़ हैं आजकल की, वो एबल हुई हैं देखने में, विटनेस करने में, पाने में गुनगुनी प्रतिक्रिया को, ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स को अपनी ऑडियंस से। तो बहुत ज़्यादा जोशीला रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एकदम ल्यूक वार्म मिल रहा है। टेपिड जो है ल्यूक वार्म का गुनगुने का सिनोनिम है, हाफ हार्टेड भी इसको बोल सकते हैं। जिसमें पूरा हार्ट ना लगाओ, आधे मन से किया हुआ काम हो, तो वो भी हाफ हार्टेड टेपिड होता है। चलिए डिटेल में करवा दिए 6 वर्ड्स, आर्टिकल में आएंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल कह रहा है कि जो स्कीम चलती है ना सरकारी की, MG नरेगास, जिसमें साल में रूरल एरियाज़ में, या ध्यान रखना रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में नहीं है, शहर में नहीं मिलेगी ये, गाँवों के एरिया में 150 दिन का रोज़गार मिलता है सभी को, गारंटेड। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नौकरी व्यापार नहीं है, तो आप इस स्कीम में एनरोल कर लो। 150 दिन के लिए फावड़ा घर से लेके आओ, कस्सी वस्सी लेके आओ, सरकार जहाँ बोले वहाँ खड्डा निकाल देना और अपनी सैलरी ले जाना। सैलरी कुछ 300-400 रुपये दिन की इसमें शायद हो गई है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है गरीब लोगों के लिए कि जिनको काम ना मिले वो कम से कम इसमें तो काम करेंगे। 150 दिन यहाँ कर लिया, फिर 150-200 दिन जो बच गए वो कहीं और कर रहे। लेकिन अब हुआ क्या, सेंटर का स्कीम से फोकस हटता जा रहा है। इस स्कीम में पैसे को सरकार लगातार कम कर रही है, इस स्कीम के अंदर ज़्यादा खर्चा करने से बच रही है। हमारा आर्टिकल आपको इस स्कीम की अच्छाइयाँ बताएगा, साथ ही इसकी बुराइयाँ बताएगा, और फिर ये बताएगा कि बजाय इस स्कीम से पीछा छुड़ाने के आप इसमें सुधार करो। बुराइयां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्कीम बंद हो जाएगी तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। स्कीम तो चलने दो, पैसे को पूरा डालो, और जो बुराइयां हैं उन पे काम करके स्कीम को सुधार दो ताकि इससे और बेनिफिट मिल सके। आज की टोन है सजेस्टिंग, सरकार के लिए सजेशंस हैं। दूसरा है कंसर्न, अगर स्कीम बंद हो गई तो उससे कितना नुकसान होगा। चलिए अब डिटेल में हो गया आपका, शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। अब आप इसको मोटा मोटा आइडिया ले चुके हो इसमें क्या हुआ है। कह रहे जी अ की टू द सक्सेस ऑफ एनी वेलफेयर प्रोग्राम इज़ द कॉन्विक्शन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है एक की है, की का मतलब होता है हिंदी में कुंजी या चाबी। कह रहा है जी ये कुंजी है सक्सेस की, कामयाबी की, और किसके, किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम के, ऑफ एनी वेलफेयर प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब स्कीम, वेलफेयर मतलब जो लोगों की भलाई से जुड़ा हो। कह रहा है जी लोगों की भलाई का कोई भी स्कीम हो, उसकी जो सक्सेस की जो कुंजी है ना, इस वो है कॉन्विक्शन जो होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। कॉन्विक्शन का मतलब होता है भरोसा, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल में लाना किसी चीज़ को, समझ गए ना, लागू करना। तो जितना कॉन्विक्शन सरकार का होगा किसी स्कीम में, जितना भरोसा होगा लोगों का, उतनी ही वो स्कीम सक्सेस होती है। बिना भरोसे की स्कीमें नहीं चलती है। की आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। वेलफेयर का मतलब आप समझ गए हैं, जो लोगों के लिए भलाई का हो, लोगों की, समझ गए ना, अच्छाई के लिए काम करे, ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स कहलाते हैं। कॉन्विक्शन आप समझ गए हैं, आपका भरोसा, आपका फेथ, कॉन्विक्शन। लेकिन कॉन्विक्शन वर्ड का एक और मीनिंग भी है, किसी का फाइनल सेंटेंस या जजमेंट। जैसे आप पे चोरी का इल्ज़ाम है, आप पे, चलो आपके पड़ोसी पे चोरी का इल्ज़ाम है ना, 100 रुपये की चोरी की है उसने, 5 साल केस चला, 5 साल बाद पता लगा जी हाँ जी इसी ने चुराए हैं। तो वो जो जजमेंट आएगा ना फाइनल, जिसमें इस आदमी के चोरी करने के इल्ज़ाम को प्रूव करके एक जजमेंट पास होगा, वो जजमेंट भी कॉन्विक्शन कहलाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, समझ गए, एक ही वर्ड दोनों काम करता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी इन द 17 ईयर्स सिंस द MG नरेगास स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, स्टडीज़ हैव असर्टेड इट्स नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द रूरल एरियाज़। कह रहे जी 17 सालों में, 17 ईयर्स में, जब से, सिंस, जब से ये जो MD नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कह रहे जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, तब से क्या हुआ है जी, तब से ये हुआ है कि स्टडीज़ ने, रिसर्चेज ने, और क्या किया है, ऐसा असर्ट किया है। रिसर्च असर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का दावा ठोकना, किसी चीज़ को ज़ोर से डिक्लेयर करना, एम्फसाइज करके। तो स्टडीज़ ने दावा ठोका है इसके नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट पे, इसके ओवरऑल सकारात्मक प्रभाव पे। और ये कहाँ पे मिला है, रूरल एरियाज़ में, भारत के गाँवों में। सिंपल सेंटेंस है, ब्रेक कर दिया आपने। चलिए, स्कीम की वर्ब है हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जब से स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है सिंस के साथ में। स्टडीज़ की वर्ब है हैव असर्टेड, अगेन परफेक्ट टेंस है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। असर्ट करना, किसी चीज़ को पूरे कन्विक्शन के साथ में जोर देके कहना, ठीक है, असर्ट करना। और कुछ देखने वाला है इसमें नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सेंटेंस जो है ना, इस आर्टिकल की आत्मा है।
समझ गए? मेन जो इसकी थीम है ना इस अगले सेंटेंस में आपको मिल जाएगी, लंबा है थोड़ा। कह रहा है जी फ्रॉम रिड्यूसिंग पेन्यूरी थ्रू प्रोवाइडिंग ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाय इम्प्रूविंग हाउस होल्ड कंजम्पशन अमंग द इनवेरेबली पुअर सिटीजन्स हु अवेल द स्कीम। अब देखो ये फ्रॉम टू का साथ में चल रहा है सिस्टम, ये देख लो फ्रॉम, देख लो टू, तो इसी तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है। तो फ्रॉम का मतलब है जी यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, रिड्यूस करने से लेकर के, गरीबी को कम करने से लेकर के पेन्यूरी को, और किसके जरिए, प्रोवाइड करने के जरिए ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे रोज़गार जो ऑफ सीजन मिलते हैं। गांव में सीजन में फसलें हो रही हैं तो काम कर रहे हैं वो फसलों के लिए, अब जिस समय सीजन नहीं है, फसलें नहीं हो रही, उस वक्त ऑफ सीजन चल रहा है तो नरेगा में काम कर लेते हैं। तो कह रहा है जी गरीबी को ख़त्म करने से लेकर के ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट के जरिए, और कह रहा है जी एंड और देयर बाय, यानी कि इस प्रकार से, देयर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से, इसके चलते। कह रहा है जी और इस प्रकार से इम्प्रूव करते हुए परिवारों के हाउस होल्ड के कंजम्पशन को, और किसके बीच में, ये वो परिवार हैं जो इनवेरेबली पुअर सिटीजन हैं, बिना किसी शक के, बिना किसी वेरिएशन के गरीब लोग ही हैं। कोई भी फावड़ा लेके नरेगा में नहीं जाएगा, वही जाएगा जिसके पास खाने की समस्या है। कह रहा है जी यहाँ से लेकर के कहाँ तक, कह रहे हैं जी वही लोग हैं जो अवेल करते हैं स्कीम को, यहाँ से लेकर के, अब टू लगा के बता रहा है, टू एक्टिंग एज इंश्योरेंस ड्यूरिंग मानसून डेफिशिएंट सीजन्स बिसाइड्स allowing for greater food security through increased productivity helped by the works guaranteed। कह रहे जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये काम है एक्ट करना, काम करना एक इंश्योरेंस स्कीम के तौर पे मानसून डेफिशिएंट सीजन्स के दौरान, ऐसे सीजन्स, ऐसे मौसम जहाँ पे मानसून कम रहता है। कह रहे जी वो भी साथ ही साथ बिसाइड्स अलाउ फॉर करने के, इजाज़त देने के, इंतजाम करने के, और अच्छी खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को, और जो होती है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की बदौलत, थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और ये प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, ये वही प्रोडक्टिविटी है जो हेल्प्ड बाय है, जिसको मदद मिली है नरेगा में होने वाले जो वर्क्स हैं उनसे, वर्क्स जो जनरेट हुए स्कीम के जरिए। समझे सेंटेंस? कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ना, अब मेन सेंटेंस शुरू होगा। कह रहा है ये स्कीम जो है ना कंटिन्यूज टू बी ए रोबस्ट वेलफेयर टूल, ये स्कीम जारी है आज भी 17 साल बाद भी, टू बी होना एक बड़ा ही रोबस्ट, एक बड़ा ही मजबूत वेलफेयर का टूल, लोगों की भले करने का जो है जरिया। समझे? अब ये एक्चुअल में सेंटेंस देखो तो ये इतना तो कुछ और है, सेंटेंस तो यहाँ से शुरू हो रहा है, स्कीम आज भी लोगों की भलाई में काम कर रही है। अब ये भलाइयाँ बता दी आपको कहाँ से लेके कहाँ तक, एक एक पीस बाय पीस पूरा सेंटेंस आपके सामने तोड़ दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर देख लेना। गरीबी को कम करने से लेकर के ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट के जरिए, और इस प्रकार लोगों के घरों के कंजम्पशन को बढ़ाते हुए, वही लोग जो इनवेरेबली पुअर सिटीजन्स हैं, हमेशा गरीब ही लोग होते हैं, और जो अवेल करते हैं स्कीम को, यहाँ से लेकर के काम करने के, एक्ट करने के तक, और एक्ट करना है एक इंश्योरेंस के तौर पे मानसून डेफिशिएंट सीजन्स में, साथ ही साथ इंतजामात करने के, अलाउ फॉर करने के, अच्छी खाद्य सुरक्षा को, ग्रेटर फूड सिक्योरिटी को, जो आती है बदौलत इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के, और वही प्रोडक्टिविटी जो हेल्प्ड बाय होती है, जो बदौलत होती है उन कामों के जो स्कीम में जनरेट होते हैं। स्कीम जो है आज भी अच्छा काम कर रही है। चलो, ये हु आया है सिटीजन्स के लिए, हु की वर्ब है अवेल, अवेल का मतलब है फ़ायदा उठाना, फ्रॉम टू का पेयर बना हुआ है, फ्रॉम रिड्यूसिंग टू एक्टिंग, ठीक है, फ्रॉम प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये टू प्रेपोजिशन है यहाँ। इनवेरिएबली मतलब विदाउट एनी वेरिएशन, नरेगा में जो काम करने आएगा अपने आप ही गरीब आदमी है, कहने की ज़रूरत नहीं है ना। देयर बाय मतलब इस प्रकार से, देयर फॉर भी बोल सकते हैं इसको। पेन्यूरी गरीबी, डेस्टिट्यूशन, डेप्रिवेशन, नीडलीनेस, याद है ना, सभी इसके सिनोनिम है गरीबी के, पेन्यूरी वर्ड आप देख चुके हैं। अलाउ फॉर करना, किसी चीज़ की इजाज़त देना, किसी चीज़ की अरेंजमेंट करना, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अभिव्यक्ति के, एक्सप्रेशन के अधिकार को, फ्रीडम को अलाउ फॉर करता है, उसका अरेंजमेंट करता है। चलिए, स्कीम की वो है कंटिन्यूस। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्टडी या वेल बिल्ट। आगे बढ़ने से पहले इस वर्ड को ज़रा देख लेते हैं नज़र डाल के, बिसाइड्स नाम के वर्ड को, और ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से किया नहीं है तो आज करके देख लेते हैं इसको भी। दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, बिसाइड और बिसाइड्स। पहला क्या है जी, बिसाइड, दूसरा है बिसाइड्स। इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, और ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल ही अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है बाजू में, जैसे आप मेरी बाजू में बैठे हो, लेफ्ट में, राइट में, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज सिटिंग बिसाइड अमन सर, मैं इन द साइड ऑफ था, बाजू में था अमन सर के। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, या साथ ही साथ। आप बोल सकते हो बिसाइड्स इंग्लिश आई हैव टू स्टडी या लर्न मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीएस फॉर माई एग्ज़ाम।
इंग्लिश के साथ साथ बिसाइड्स इंग्लिश मुझे मैथमेटिक्स, जीएस और रीजनिंग को भी सीखना पड़ता है मेरे एग्ज़ाम के लिए। समझ में आ गया दोनों का चक्कर। अब ये बिसाइड्स वर्ड है ना, इसमें एक और चक्कर है। इसके दो सिनोनिम है, अपार्ट फ्रॉम या असाइड फ्रॉम। अब यहाँ तो फ्रॉम लग गया, बिसाइड्स के साथ में फ्रॉम नहीं आता है। समझ गए इस बात को? बिसाइड्स के साथ में फ्रॉम नहीं आता है, इसका सिनोनिम है अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, उनके साथ में फ्रॉम लगता है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल रियल लाइफ जो एग्जाम में मिलते हैं। द टू ऑफिसेज ऑफ द कंपनी आर बिसाइड या बिसाइड्स ईच अदर। दो ऑफिसेज जो हैं कंपनी के एक दूसरे की आजू बाजू हैं, इन द साइड ऑफ ईच अदर है। तो क्या लिखूं भाई? बिसाइड ही लिखूंगा ना आजू बाजू के लिए, तो समझ गए, बिसाइड ईच अदर। ठीक है, और बना के देखो एक सेंटेंस। द जॉब ऑफर्ड अलाउंसेस एंड बोनसेस बिसाइड या बिसाइड्स फिक्स सैलरीज। कह रहे जी जो जॉब है वो अनाउंस करती थी बोनस और अलाउंसेस को, साथ ही साथ एक फिक्स सैलरी के। तो ये जॉब ऑफर में ये सब कुछ चीज़ें शामिल थी। साथ ही साथ एक सैलरी के, बाजू में नहीं, साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे लिखेंगे बिसाइड्स। ठीक है, एक सेंटेंस और बना लो। बिसाइड्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ही डिडंट गेट एनीथिंग मच इन इनहेरिटेंस। साथ ही साथ एक छोटे पीस ऑफ जो है स्मॉल पीस ऑफ लैंड के, या इसको छोड़ करके एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड को, उसने कुछ नहीं पाया, एनीथिंग मच, उसने ज़्यादा कुछ नहीं पाया अपनी विरासत में, अपनी इनहेरिटेंस में। तो माँ बाप से उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिला, एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड मिला, कहने का मतलब ये। अब तीसरे वाले सेंटेंस में हो गया है एक एरर। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे और इस सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिखेंगे कमेंट्स में। देखो मुझे तो आता है, एक एक चीज़ मैं यहाँ खुद से टाइप कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटा लगा करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं सीख चुका हूँ। अब वक्त है आपके सीखने का। ट्राई नहीं करोगे तो पहली बार एग्ज़ाम में तो नहीं कर पाओगे, है ना? तो यहीं पे जितना हो सके टाइम को स्पेंड करो। करना तीसरे वाले को सही, कमेंट्स में डालना, जिसका गलत होगा सही कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दिस वॉज इवन क्लियरर ड्यूरिंग द पैंडमिक when thousands of migrant workers who left urban areas due to the lockdowns took up work under the MG Naregas in rural areas। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी ये चीज़ और भी साफ थी, वॉज क्लियर थी। और ये कब साफ हुई ये चीज़? पैंडमिक के दौरान, महामारी के दौरान। कब हुआ? उसमें क्या हुआ जी? जब हज़ारों माइग्रेंट वर्कर्स जो थे, जिन्होंने लीव कर दिया था, सेकंड फॉर्म लगा के वर्ब की, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था अर्बन एरियाज़ को, शहरों को। और किसकी वजह से भाई? लॉकडाउन्स की वजह से। कह रहे इन लोगों ने टुकअप कर लिया, ले लिया जिम्मा छोटे मोटे वर्क का MG नरेगा स्कीम के अंडर। और ये कहाँ लिया? रूरल एरियाज़ में। अच्छा, रूरल में क्या होता था? और कह रहा है जी ये वही रूरल एरियाज़ हैं वे डिमांड फॉर द मीनियल बट आर्डुअस वर्क पीक्ड। कह रहा है जहाँ पे डिमांड जो थी छोटे मोटे, यानी कि मीनियल छोटे मोटे, लोली है ना, छोटा सफाई का काम, खड्डे भरने का काम। कह रहा है जहाँ डिमांड थी छोटे मोटे काम की, लेकिन आर्डुअस काम की, ऐसा काम जो मुश्किल होता है करना, जो डिफ़िकल्ट होता है। कह रहा है ये डिमांड पीक कर गई, अचानक से अपने चरम सीमा पे पहुंच गई, एक्सट्रीम लेवल पे आ गई। तो ऐसा हमें पता लगा, जो लोग शहरों से गए भाग के गाँवों की तरफ, गाँवों में जाके MG नरेगा में मस्त उन्होंने काम किया, 150 दिन अपने सरकार से पूरे पैसे लिए। दिस की वर्ब है वॉज, थाउजेंड्स की वर्ब है टुक अप, हु की वर्ब है लेफ्ट, हु आया है वर्कर्स के लिए। डिमांड की वर्ब है पीक्ड, पीक का मतलब होता है चरम सीमा पे आना, मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाना, है ना। आर्डुअस आप जान चुके हैं, ऑनरस, आर्डुअस, बर्डनसम, जो बड़ा ही मुश्किल हो करने में। मीनियल मतलब जो मैनुअल हो, लो स्किल्ड हो, ज़्यादा कुछ आपको समझ गए ना, स्किल्स ना चाहिए हो, बस छोटा मोटा काम, जैसे किसी घर की सफाई करनी है, कहीं पे सड़कों को साफ़ करना है, खड्डों को भरना है, कस्सी चलानी है, ये सब मीनियल काम कहलाते हैं। कह रहा है जी आगे, देयर इज़ ऑफ कोर्स द केस दैट द स्कीम हैज़ स्टिल नॉट ट्रांसेंडेड इनटू क्रिएटिंग मोर यूजफुल एसेट्स बियॉन्ड रोड एंड इरिगेशन कैनाल्स। कह रहे जी ये भी केस तो ज़रूरी है। देयर इज़ ऑफ कोर्स द केस, ऑफ कोर्स का मतलब आप देख चुके हैं, ये सिंगल एफ वाला ऑफ है, ऊपर बताया था, सर्टेनली, डेफिनेटली या इंडीड। कह रहे जी डेफिनेटली ये बात तो है, ये केस तो है, ये आर्गूमेंट तो है। व्हेन देयर इज अ केस फॉर समथिंग, उस चीज़ में दम है, उस चीज़ की बात जो है ये वाली बनाई जा सकती है। अच्छा किस बात में दम है जी? दैट वो ये कि जो स्कीम है ना, अभी भी ये ट्रांसेंड इनटू नहीं की गई है। ट्रांसेंड इनटू करने का मतलब होता है पार कर जाना, गो बियॉन्ड कर देना। अभी तक ये ट्रांसेंड इनटू नहीं गई है, पार करके नहीं गई है
क्रिएट करने में ज़्यादा यूज़फुल संसाधनों को, एसेट्स को, और किसके बजाय किसके पार, बियॉन्ड रोड और इरिगेशन कैनल्स के। तो इससे सिर्फ सड़कें और इरिगेशन कैनल ही बनी हैं अभी तक, नहरें वहरें ही बनती हैं। इस स्कीम से कोई बड़ी मल्टीनेशनल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनी है अभी तक। यूज़फुल एसेट्स बनाने वाला काम इस स्कीम में नहीं आया। कह रहा जी इस बात में दम तो है। और कह रहा जी एंड इट रिक्वायर्स ब्रॉड बेसिंग एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन। यही स्कीम जो है रिक्वायर करती है अच्छे बेहतरी से इम्प्लीमेंटेशन को, इसके अमलीकरण को, और ब्रॉड बेसिंग नाम की इस चीज़ को। ब्रॉड बेसिंग क्या होता है आपको समझा देंगे, अभी सेंटेंस आप समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए ना। बाद में तो दम है कि स्कीम से कुछ अच्छा अभी तक नहीं बना पाए हैं, सिर्फ सड़कें और नहरें बनाई हैं। और स्कीम में ज़रूरत है कि ये दोनों काम करें, अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और ब्रॉड बेसिंग लेकर के आए। अब आ जाओ स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। केस की वर्ब है इज, स्कीम की वर्ब है हैज़ नॉट ट्रांसेंडेड। ट्रांसेंड इनटू करना, किसी दूसरे रेल में, किसी दूसरे डोमेन में चले जाना, गो बियॉन्ड करना, है ना। जैसे आप जैसे आप बड़े होते हैं तो आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ ट्रांसेंड इनटू करते हैं, समझ रहे हो बात। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आप एक यंग लाइफ से ओल्ड लाइफ की तरफ जो है ओल्ड लाइफ के अंदर ट्रांसेंड इनटू करते हैं, दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। स्कीम की ही दूसरी वर्ब है रिक्वायर्स। अब देखेंगे ब्रॉड बेसिंग क्या होता है जी। जिसका ब्रॉड है बेस उसी को आप कर रहे हैं ब्रॉड बेस, ठीक है। बेस का मतलब है आधार और ब्रॉड का मतलब है हर तरफ फैला हुआ। जब स्कीम ब्रॉड बेस होगी ना भाई तो ये सिर्फ सड़कें नहीं बनाएगी, इससे सब कुछ बनेगा, समझ गए ना। इमारतें बनेंगी, पुल बनेंगे, बांध बनेंगे, जो है फ्लाईओवर बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे। तो ये ब्रॉड बेसिंग की ज़रूरत है स्कीम में, इसके बेस को ब्रॉड करने की ज़रूरत है, छोटे मोटे कामों से इसको बढ़ा के ऊपर लाने की ज़रूरत है। चलिए इस वर्ब को याद रखेंगे ब्रॉड बेसिंग को। अब आगे आ जाओ। कह रहा है जी बट इट मस्ट बी सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ द स्कीम हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम a case of lukewarm acceptance of its needs because of its popular impact to treating it as a fiscal burden। कह रहे लेकिन अब ये भी कह दिया जाना चाहिए भाई, इसमें खामियां तो हैं ही बहुत सारी, ये सारी की सारी खामियां जो बताई हैं। कह रहे लेकिन ये भी कहना ज़रूरी है, इट मस्ट बी सेड, कि जो हमारी केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसका जो बर्ताव है, ट्रीटमेंट है इस स्कीम को लेकर के, वो ग्रेजुएट कर गया है, परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम और टू लगा के आपको टू लगा के बता रहा है। कह रहा है जी यहाँ से एक ऐसे केस से, एक ऐसी दलील से जो थी ल्यूक वार्म एक्सेप्टेंस की, गुनगुनी एक्सेप्टेंस की, और किसको, इस स्कीम की नीड को। और क्यों, इसके पॉपुलर इम्पैक्ट की वजह से, इसके पॉपुलेशन पे, लोगों पे असर की वजह से। तो सरकार का पहले रवैया यही था स्कीम को लेकर के कि उनका ल्यूक वार्म से एक्सेप्टेंस था। सरकार बोलती थी हाँ ठीक है चलने दो, लोग तो भला होता ही है ना, गुनगुनी सी एक्सेप्टेंस थी। और अब कहाँ पे आ गई सरकार, ट्रीट कर रही है इसको एक फिजिकल बर्डन की तरह, आजकल इसको सरकारी खजाने पे एक बोझ की तरह ट्रीट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ सरकार का रिस्पॉन्स जो है ना वो ग्रेजुएट कर गया है। ट्रीटमेंट की वो है हैज़ ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएट करना, मेच्योर होना, परिपक्व होना। ल्यूक वार्म आप जानते हैं, टैपिड या हाफ हार्टेड, जो गुनगुना हो, जिसमें ज़्यादा जोशीलापन ना हो। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये आपको बताएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ल्यूक वार्म रवैया क्यों है और क्या किया जा सकता है। कह रहा है जी सच अ रीडिंग कैन बी जस्टिफाइबली मेड इफ द रिड्यूस एलोकेशन फॉर द स्कीम इन द यूनियन बजट फ्रॉम 2.14% ऑफ द टोटल आउटले इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू 1.33% इन फाइनेंशियल ईयर 24 इज कंसिडर्ड। कह रहा है यही रीडिंग जो है वो मेक की जा सकती है, जस्टिफाइबली मतलब सही तौर पे। मेक अ रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, है ना, मेक अ रीडिंग। कह रहे जी इस चीज़ को जस्टिफाइबल तौर पे पढ़ा जा सकता है जो हमने ऊपर बोली है। और कब पढ़ा जा सकता है, अगर कम होती हुई जो एलोकेशन है स्कीम के लिए, कम होते हुए जो पैसों का एलोकेट किया जाने का काम है स्कीम के लिए, सरकार के सालाना बजट में जो हो गया है 2.14% से या 1.4% से पिछले साल के 1.33% तक इस अगले साल में। कह रहा अगर इसको कंसिडर कर लिया जाए, इसको ध्यान में लिया जाए, तो जो भी आदमी इस साल के बजट को देखेगा और पिछले साल के नरेगा के खर्चे से कंपेयर करेगा, वो देखेगा कि पिछले साल इतना था, इस साल घट के इतना हो गया है। तो यही रीडिंग मेक करेगा कि सरकार अब इसको बर्डन मानने लगी है। रीडिंग की वर्ब है कैन बी मेड, पैसिव वॉइस बना हुआ है, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जस्टिफाइबली मतलब इन अ जस्टिफाइबल मैनर, जिसको सही ठहराया जा सके। एलोकेशन की वर्ब है इज कंसिडर्ड। एलोकेशन का मतलब होता है जो कोटा सरकार हर काम के लिए बनाती है। वही इस साल हेल्थ के अंदर 20,000 करोड़ खर्च करेंगे, एजुकेशन में 40,000 करोड़ खर्च करेंगे, तो ये एलोकेशंस हैं बजट की, ठीक है। इसकी वर्ब है इज कंसिडर्ड पैसिव में। कह रहे दिस वॉज डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन इन रिसेंट ईयर्स एक्सपीरियंसिंग वेज डिलेज एंड अंडर फंडिंग। अब कह रहे ये भी जो हुआ है ना, ये बावजूद था, दिस वॉज डिस्पाइट,
और किसके बावजूद था? इस स्कीम के अमलीकरण के इम्प्लीमेंटेशन के पिछले कई सालों में एक्सपीरियंस करने के साथ ही, और क्या एक्सपीरियंस करने के साथ ही, वेज में डिलेज को, मजदूरी में देरी को और अंडर फंडिंग को। तो भैया ये भी पहले ही कम था 2.14, 2.14, इससे भी लोगों को अपनी वेजेज जो है 2-2 महीने बाद मिल रही थी, अंडर फंडिंग की शिकायतें आ रही थी। अब आपने और कम कर दिया, ठीक है। तो दिस की वर्ब है वॉज। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद। डिस्पाइट के बाद में कुछ भी करना, बस ऑफ मत लगाना। क्लासिक एरर है बैंकिंग एसएससी की, डिस्पाइट डज नॉट टेक ऑफ आफ्टर इट। चलिए, करेक्ट, दिस हैज़ ऑल्सो डिप्रेस्ड डिमांड विद फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर वर्क ओनली बीइंग अ पोर्शन ऑफ द एक्चुअल डिमांड। कह रहे जी इस चीज़ ने डिमांड को भी डिप्रेस कर दिया है। और कैसे? डिमांड किसकी? नरेगा स्कीम में काम करने की। लोग अब कम आ रहे हैं नरेगा में काम करने के लिए, वो कहते हैं कि हमें काम करना ही नहीं है। कह रहे जी इस पूरी घटना ने डिमांड को भी कम कर दिया है। और कैसे हुआ ये? फॉर्मल या औपचारिक रिक्वेस्ट के काम को मांगने वाली सिर्फ होते हुए ओनली बीइंग एक छोटा सा हिस्सा, एक पोर्शन जो एक्चुअल डिमांड है उसका। तो सरकार को 150 मजदूर चाहिए होते हैं किसी नहर को खोदने के लिए। सरकार के सामने 150 के लिए 50 ही वैकेंसी, 50 ही लोग आते हैं, मतलब 50 लोग ही कहीं से आते हैं चल के कि हमें काम दो। तो 100 लोग फिर सरकार खुद बुला के लाती है कहीं से कि आ जाओ कर लो काम, पैसे ले जाना। तो ये जो फॉर्मल जो डिमांड साइंस स्कीम को लेकर के लोगों की, मजदूरों की, वो कम आ रही है क्योंकि वेज थोड़ी सी देरी से इसमें मिल रही है। दिस की वर्ब हैज़ डिप्रेस्ड। करे जी आगे, ऑल्सो देर इज़ मच एविडेंस दैट आधार बेस्ड पेमेंट्स have neither reduced corruption nor reduced wage payment delays while creating hurdles for officials and workers during implementation। कह रहे जी इस चीज़ की भी बहुत एविडेंस है, इस चीज़ के भी बहुत सबूत हैं। एविडेंस आप जानते हैं, सबूत, मच एविडेंस है। दैट वो ये कि जो आधार बेस्ड पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, उन्होंने ना तो कम किया है करप्शन को, हैव नीदर रिड्यूस करप्शन, और ना ही रिड्यूस किया है वेज की पेमेंट में डिलेज को। तो आधार से हमें लगा था कि ऑनलाइन हो जाएगा, मजदूर के खाते में पैसा जाएगा। करप्शन अभी भी काफ़ी बना हुआ है, और वेज में जो डिलेज हुई हैं वो भी अभी काफ़ी बनी हुई हैं। और ये सब काम कैसे हुआ जी? क्रिएट करते हुए हर्डल्स को, मुसीबतों को, रुकावटों को अधिकारियों, ऑफिशियल्स और वर्कर्स के लिए इस स्कीम के चलने में, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। एविडेंस की वर्ब है इस, पेमेंट्स की वर्ब है हैव रिड्यूस्ड, और 2 बार लिखा हुआ है। टेक्निकली आपको रिड्यूस्ड को नीदर से पहले लाना चाहिए। पेमेंट्स हैव रिड्यूस्ड नीदर करप्शन नॉर वेज पेमेंट डिलेस, है ना? ऐसा सेंटेंस बनना चाहिए। नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, ये ऐसे फ्रेजेस हैं, ऐसे कंजंक्शन पेयर्स हैं जो कॉमन वर्ड्स को अपने पहले लेते हैं और अनकॉमन वर्ड्स को अपने आप में कनेक्ट करते हैं बाद में लेके। चलिए, हर्डल का मतलब होता है रुकावटें। और टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है और वैसे फैक्चुअली भी गलत है। मैं आपको ऑडिट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सरकारी ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। नरेगा में जब से आधार बेस्ड पेमेंट्स आई हैं, करप्शन बहुत कम हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है ना, पिछले 4 साल के अंदर। तो ये शायद ऑथर का यहाँ पे नॉलेज का गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैज़ नाउ सेड दैट द एक्ट शुड बी अमेंडेड टू चेंज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम 100% बाय द गवर्नमेंट टू अ 60-40 स्प्लिट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे हैं जी केंद्र के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ग्रामीण विकास जो मिनिस्टर हैं, मंत्रालय है, उनके जो मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं, वो भी ऐसा कह चुके हैं। दैट वो ये कि इस एक्ट को अमेंड किया जाना चाहिए, नरेगा एक्ट को सुधार किया जाना चाहिए। और क्यों भाई? ताकि बदला जा सके, चेंज किया जा सके हिस्सेदारी को, कंट्रीब्यूशन को, फंड्स की यानी पैसे की। और कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम से टू लगा के बता रहा है। कह रहा है जी यहाँ से फ्रॉम 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आ रहा है, यहाँ से लेकर के टू चेंज कहाँ पे आएगा? 60-40 का स्प्लिट हो, 60-40 का बंटवारा हो सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो अभी नरेगा में पूरी जो दिहाड़ी है मजदूरों की सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, चाहे स्कीम कहीं भी किसी भी स्टेट में चल रही हो। गिरिराज सिंह जी का ये कहना है जी अब 100 वाला हमारा सिस्टम खत्म करेंगे, 60 देगा सेंटर, 40 देगी वो स्टेट जहाँ पे काम हो रहा है। और ये क्यों होगा? इन ऑर्डर टू मेक स्टेट्स मोर विजिलेंट रिगार्डिंग करप्शन। ये काम इस मकसद से होगा कि स्टेट्स को और चौकन्ना बनाया जाए, विजिलेंट बनाया जाए, सर्कमस्पेक्ट बनाया जाए करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। तो जब 40 स्टेट को देना होगा ना, तो अपने आप स्टेट्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी करप्शन को। गिरिराज सिंह की वर्ब है हैज सेड, एक्ट की वर्ब है शुड बी अमेंडेड। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस मकसद से, इस मकसद से। इन ऑर्डर टू की जगह सिर्फ टू भी लिख सकते थे, सो एज टू, इन अ बिड टू, विद अ व्यू टू। ये पांचों फ्रेज का मतलब है इस मकसद से। ध्यान ये रखना है कि इन पांचों के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लेकिन विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना है।
ये 4 अलग चलेंगे, ये 5वां जो है अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे विद अ व्यू टू लिख देता तो फिर मेकिंग लिखना पड़ता, मेक से काम नहीं चलने वाला था। चलो अब ये सवाल भी पूछा हुआ आपसे क्विज में, सरकार क्यों बोल रही है कि स्टेट से पैसा भरवाएंगे, तो ये रीज़न आपको यहाँ मिल गया साफ साफ। कह रहा है जी बट दिस विल ओनली लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन फंडिंग। कह रहा है लेकिन ये चीज़ सिर्फ लीड टू करेगी, हमें ले जाएगी और आगे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, पेचीदगियों की तरफ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ फंडिंग के अंदर। और कैसे? कह रहा है जी देयर हैज़ बीन अ श्रिंकिंग इन द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग जीएसटी एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द पैंडमिक। कह रहा है जी एक श्रिंकिंग रही है। श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, आकार में, साइज में, फैलाव में कम होना। कह रहा है जी सिकुड़ने के पन का हमने जो है थोड़े से हमने विटनेस किया है, सिकुड़न को, श्रिंकिंग को। और कहाँ पे देखा है? स्टेट्स के शेयर में देखा है जो है टैक्सेस का, और किसके बाद? जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद 2017 में। तो कह रहे हैं जी हमने स्टेट के हिस्से में जो टैक्स आते हैं उसमें थोड़ी श्रिंकिंग देखी है, और हमने फाइनेंशियल स्ट्रेस भी देखी है ड्यूरिंग द पैंडमिक के दौरान। आगे बात समझ में? तो जीएसटी और पैंडमिक से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आई है उससे स्टेट के पैसे में कमी आते हुए हमने श्रिंकिंग को देखा है। श्रिंकिंग सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना हुआ है, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब जो रखी है ना हैज़ बीन, ये लगी है श्रिंकिंग के हिसाब से। अगर यहाँ कोई प्लूरल नाउन होता तो वर्ब फिर हैव बीन होती, हैज़ को नहीं लगा सकते हैं प्लूरल नाउन के लिए। आगे कह रहा है जी स्टेट्स टेकिंग अप 40% ऑफ द फंडिंग बर्डन वुड अफेक्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस इवन फर्दर। कह रहा है जी ऐसी स्टेट्स का अगर टेकअप कर लिया गया 40% फाइनेंशियल बर्डन को, फंडिंग के बर्डन को, ये जो काम है ना ये स्टेट्स का अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा पेमेंट को, वेजेस की, और भी ज़्यादा इवन फर्दर। जब सेंटर के पास पैसा होने के बावजूद सेंटर टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा, मजदूरी नहीं दे रहा, तो 40% जब स्टेट का हिस्सा डाल दोगे तब तो मजदूरी और मुश्किल हो जाएगी। स्टेट्स की वर्ब है वुड अफेक्ट। एक्चुअल में स्टेट्स टेकिंग अप जो है ना इस पूरे की वर्ब है वुड अफेक्ट, है ना, इस पूरे की। कह रहे जी एमजी नरेक्स इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम एंड सेलिएंट स्पेशली इन पुअरर एरियाज या स्टेट्स, एंड इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द सेंटर टू इंश्योर इट्स रॉबस्ट फंडिंग इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ऑनस ऑन इंडिविजुअल स्टेट्स टू डू सो। कह रहे जी स्कीम जो है ना एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, डिमांड से ड्राइव होता है। भाई वहाँ से डिमांड आई कि यहाँ से इस नदी को फोड़ के एक कैनाल बनानी है, बस वहाँ पे स्कीम लगा देंगे, मजदूरों को काम दे देंगे। कह रहे जी ऐसा प्रोग्राम है डिमांड से चलने वाला। और जो सेलिएंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही प्राइमरी प्रोग्राम है, खास करके गरीब स्टेट्स में जहाँ पे कोई और जॉब धंधा व्यापार नहीं है। और कह रहा है इसलिए ये बड़ा ही इनकम्बेंट अपॉन है, ये जिम्मेदारी है, इनकम्बेंट अपॉन है सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि वो इंश्योर करे, सुनिश्चित करे इसकी मजबूत फंडिंग को, और किसके बजाय इंस्टेड ऑफ पुट करने के, रख देने के, सारी जिम्मेदारी को, ऑनर्स को एक एक स्टेट पे, इंडिविजुअल स्टेट्स पे इस काम को करने की। स्टेट्स के भरोसे अगर छोड़ दिया तो डिमांड आनी बंद हो जाएंगी। स्टेट्स इतनी गरीब हो गई, कई स्टेट्स जिनमें अगर खड्डे अगर खुदवाने हैं तो उनके पास पैसे भी नहीं है देने के लिए मजदूरों को, है ना, कुछ स्टेट्स की हालत हो गई ऐसी। तो इसलिए सरकार की, सेंटर की जिम्मेदारी है अपनी जेब से स्कीम को अच्छे से चलाती रहे। एमजी नरेक्स की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, इनकम्बेंट ऑन या अपॉन, समझ गए ना इस फ्रेज को, जिम्मेदारी होती है आपकी। रोबस्ट का मतलब है मजबूत, सेलिएंट का मतलब है नोटिसेबल पॉजिटिव सेंस में, ऑनस मतलब जो ऑन प्लस में अस है, जो हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है। कह रहे जी द गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स अप्रोच टुवर्ड्स एमजी नरेगास बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स पोटेंशियल इन केटरिंग टू द पुअर्स राइट टू द वर्क। कह रहे जी सरकार को चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए अपनी अप्रोच को इस स्कीम को लेकर के। और कैसे? रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके इसकी पोटेंशियल को, इसकी ताकत को, और किस में? केटर टू करने में, सेवाएं देने में, सर्व करने में, गरीब लोगों के उस राइट को, उस हक को जो है काम करने का। तो काम का अधिकार गरीबों से मत छीनना, कहीं स्कीम बंद कर दो, आपको इसमें चेंज लाने हैं अपने एटीट्यूड को लेकर के, है ना, स्कीम को लेकर के। गवर्नमेंट की वर्ब मस्ट चेंज। चलिए केटर टू करना, सर्व करना, केटर के बाद में टू आएगा लेकिन सर्व के बाद में टू नहीं आएगा, है ना। चलिए अब आ जाओ अपने क्विज पे आज के। 6 क्वेश्चन है अपने सामने, 2 ऊपर मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी सेंटर का क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है इस स्कीम के 40% बर्डन को स्टेट्स के ऊपर डालने का। क्यों डालना चाहता है सेंटर? सेंटर अपनी बर्डन को कम करना चाहता है, सेंटर स्टेट्स को जो जीएसटी दिया उसको रिकवर करना चाहता है, सेंटर चाहता है कि स्टेट्स और अकाउंटेबल और विजिलेंट बने
और जो है जिम्मेदार और चौकन्नी बने, या सेंटर चाहता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो चाहता है वो दिया ही नहीं गया है। तो गहरा क्वेश्चन है, जो एग्जैक्ट उसकी चाह है सेंटर की वो बतानी है आपको कि वो 40% स्टेट के ऊपर क्यों डालना चाहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है जी, कौन से मेजर्स को सजेस्ट किया गया है पैसेज में नरेगा के अंदर रिफॉर्मेशन को लेके, सुधारों को लेके। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो करने को बताया गया है ना। फर्स्ट में ये बताया गया कि आधार बेस्ड सिस्टम को हटा दें, नरेगा में जो वेज देने का है उसको हटा दें, ये करना चाहिए। सेकंड में ये बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रेस डालनी चाहिए एक एक स्टेट पे नरेगा की, ये मेजर दिया गया है। तीसरे में दिया गया ये मेजर कि आप एक्सपांड कर दें स्कोप को, दायरे को बड़ा कर दें, ब्रॉड बेस कर दें स्कीम के अंदर, और अलग अलग तरह के काम करवाएं। और चौथा, इस स्कीम को गांवों के साथ साथ शहरों में भी लगा दें, अर्बन एरियाज़ में, ताकि शहरों के गरीब लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चारों में से कौन सा काम करके स्कीम में सुधार किया जा सकता है। आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, एक बार फिर से कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल रहा हूँ, वहाँ से फिर मैच कर लेना, पहले अपनी ट्राई इन क्वेश्चंस को। तो थर्ड में आपसे विजिलेंट वर्ड का सिनोनिम पूछा है, चारों सरकम से बनने वाले वर्ड हैं, सरकमस्क्राइब, सरकमवेंट, सरकमस्टेंस और सरकमस्पेक्ट। सही वर्ड को चूज़ करना है। चौथे में आपको एरर मिलेगी, इम्प्रूवमेंट का पॉइंट मिलेगा, तो कोशिश करो इस फ्रेज के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट का कुछ पॉइंट मिले तो उसको हाईलाइट करो, है ना, सही करके बताना सेंटेंस को। पाँचवें छवें क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन है। पाँचवें में आपसे पूछा है जी, ऑनर्स और ऑनरस में से कौन सा वर्ड यूज़ करें एन नाम के जो है आर्टिकल के बाद, है ना। तो नाउन यूज़ करें कि एडजेक्टिव यूज़ करें, सही वर्ड को आपको बताना है। और यहाँ छवें पूछा है जी, इन ऑर्डर टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, बेस फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बहुत इजी क्विज है, सभी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आंसर हैं। 6 में से कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 6 जरूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।